जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं बैंक मतलब बैंक क्या है। इसमें डिटेल से बताएंगे। भारत में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान भी बताएंगे। ठीक, इसमें कितने पॉइंट है इसको पहले देख लेते हैं। नया अध्याय है, नया चैप्टर है। चलिए इसको बताते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक, पहला तो देखिए, भारत में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान। भारत में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान मतलब बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एंड इंडिया। ठीक, चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, क्या क्या पढ़ना है पहले इसको देख लीजिए। पहला तो बैंक का परिचय। बैंकों का परिचय पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक देखना है। ठीक, और तीसरा पॉइंट है गैर अनुसूचित बैंक। और चौथा पॉइंट है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। और पांचवा पॉइंट है अन्य वित्तीय संस्थान। अन्य वित्तीय संस्थान। उसके बाद छठवां पॉइंट है प्रमुख नियामक संस्थाएं। संस्थाएं। उसके बाद सातवां पॉइंट है बैंक से संबंधित शब्दावली। उसके बाद आठवां पॉइंट है गैर निष्पादित संपत्ति मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। गैर निष्पादित परिसंपत्ति। उसके बाद नौवां पॉइंट है बैंकिंग सुधार। उसके बाद 10वां पॉइंट इसमें वित्तीय समावेशन। और आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। ठीक, यही 10 पॉइंट जो है आपको इसमें पढ़ना है। भारत में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान में यही 10 पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए अब इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, बैंकों का परिचय। बैंकों से आपका परिचय। बैंकों का परिचय बैंकों से हूबहू कराते हैं। बैंक का मतलब क्या है, इसमें एक शब्द आया बैंक। बैंक का मतलब देख लीजिए, थोड़ा पढ़ने से पहले बेसिक नॉलेज हो जाए आपको। बैंक क्या है? बैंक एक जो है वित्तीय संस्था है। ठीक, पिछले वीडियो में हमने भी इसका चर्चा किया है। क्या है? एक वित्तीय संस्थान है। ठीक, और यह वित्तीय संस्थान मुद्रा एक तरफ जो है इसमें मुद्रा है, एक तरफ मुद्रा की कमी है मतलब मुद्रा की कमी। एक तरफ भरपूर मुद्रा है, एक तरफ मुद्रा की कमी है। अब समाज में दो तरह के लोग हैं। ठीक, समाज में दो तरह के लोग हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसे लोग हैं जिनके पास मुद्रा की अधिकता है, मुद्रा भरपूर मात्रा में है। ठीक, अगर जिनके पास मुद्रा जो है भरपूर मात्रा में है, समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जिनके पास मुद्रा की अधिकता भरपूर मात्रा में है, और एक दूसरे लोग ऐसे हैं जिनके पास मुद्रा की कमी है मतलब मुद्रा कम है। तो जिनके पास मुद्रा अधिक है
वो अपना पैसा कहाँ पे देंगे? इसी वित्तीय संस्थान में ले जाके जमा करेंगे। ठीक, जिनके पास जो है मुद्रा अधिक है वही वित्तीय संस्थान में ले जाके जमा करेंगे। और जिनके पास जो है मुद्रा नहीं है, पैसों की कमी है, तो जो है ऋण लेना चाहता है। कौन? जिनके पास पैसों की कमी है वह ऋण लेना चाहता है। ऋण लेना चाहता है तो ऋण लेने के लिए किसके पास जाएगा? इसी वित्तीय संस्थान के पास जाएगा। अब देखिए, इनके पास पैसा ज़्यादा है तो ये ले जाके इसी में पैसा जमा कर रहे हैं। इनके पास पैसा कम है तो लोन लेने के लिए जो है, पैसा लेने के लिए इसी वित्तीय संस्थान में दौड़ते दौड़ते गए कि साहब 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 हमें जो है पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसा चाहिए। तो बैंक जो है, देखिए, बैंक जिस ब्याज दर पर इससे पैसा ले रहा है उससे कई गुना ब्याज दर पे इनको ऋण देगा। ठीक, उससे कई गुना ब्याज दर पर इनको ऋण देगा। ऋण तो देता है लेकिन कई गुना ब्याज दर पे ऋण देता है। और जो ब्याज दर पे ऋण देता है, इन्हीं ब्याज के पैसे से बैंक अपना खर्चा चलाता है। ठीक, इन्हीं ब्याज के पैसे से बैंक अपना खर्चा चलाता है। ठीक, इन्हीं ब्याज के पैसे से, मतलब इनको ब्याज तो दे रहा, मुद्रा इन्होंने जमा किया वित्तीय संस्थान में, लेकिन इससे कई गुना ब्याज दर पर इनको लोन दिया है, ऋण दिया है। ठीक, और जो यही ब्याज का पैसा है, इन्हीं ब्याज के पैसे से बैंक अपना खर्चा चलाता है। यही है बैंक की होशियारी, यही बैंक इतना होशियार है। देखिए, अब देखिए, प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था था, मध्यकालीन भारत में भी था, आधुनिक भारत में भी बैंकिंग व्यवस्था है। इसको हमने बैंक वाले चैप्टर में, जो बैंक वाला वीडियो बनाए हैं, उसमें हम बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। यहाँ पे अब जो है पढ़ाना है। चलिए बैंक का परिभाषा या बैंक से परिचय, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। बैंक की परिभाषा, बैंक की परिभाषा देखिए, डिफिनीशन क्या है? धन जमा करने तथा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने वाली संस्था क्या है? बैंक है या वित्तीय संस्था है। इसको हम आपको बताएं, बैंक की क्या है? एक वित्तीय संस्था है। तो इसको देखिए, धन जमा करने तथा ऋण की उपलब्धता, धन जमा करने तथा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली वित्तीय संस्था है। ठीक, भारत में बैंकिंग कंपनी कानून 1949 के अनुसार, चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। भारत में बैंकिंग कंपनी कानून 1949 के अनुसार बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा जनता का धन जमा करने से है। ठीक, तो मांग करने पर इसे हटाया जा सकता है, मतलब जनता जिस दिन मांगने लगे पैसा हमारा चाहिए तो आपको देना होगा, जिसे मांग करने पर हटाया जा सके। चलिए दोस्तों, हम बैंकों का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक, बैंकों का वर्गीकरण। इसमें पहला देखते हैं अनुसूचित बैंक और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक।
दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक। अब गैर अनुसूचित बैंक में जो है नॉन शेड्यूल्ड बैंक इसको कहते हैं, इसको कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक। अब इसमें जो है वाणिज्यिक बैंक आएंगे और सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक, इसमें आएगा सहकारी बैंक। हम अभी वो आगे एक एक बैंक की डिटेल से चर्चा करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक और यह है कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक में जो है देखिए आते हैं सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक में है। चौथा है आरआरबी। अब सार्वजनिक बैंक में देखिए कौन कौन से बैंक आते हैं। सार्वजनिक बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, और इसमें जो है एसबीआई आता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत, एसबीआई, और तीसरे हैं अन्य बैंक आते हैं, ठीक। उसके बाद जो सहकारी बैंक यह है, यह दो तरह का, एक तो शहरी है, एक जो है ग्रामीण बैंक है। चलिए एक एक बैंक की डिटेल से चर्चा करते हैं आगे। अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। अनुसूचित बैंक का जो है इंट्रोडक्शन देख लीजिए, डिफिनीशन। आरबीआई अधिनियम 1934 की, आरबीआई अधिनियम 1934, ठीक। 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित है। आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित है और आरबीआई के दिशा निर्देशों अनुसार काम करना होता है, ठीक। और आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार काम करना होता है। और दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि 5 लाख या उससे ज़्यादा की पूंजी जो संचित कोष में होनी चाहिए। 5 लाख या उससे ज़्यादा संचित कोष में होना चाहिए। ठीक। तो इसकी सबसे बड़ी जो है डिफिनीशन देख लीजिए, इसकी जो है विशेषता पहले देख लीजिए कि विशेषता क्या है। विशेषता इसकी जो है आरबीआई से उधार ले सकते हैं, ठीक। यह जो अनुसूचित बैंक है आरबीआई से उधार ले सकते हैं। की दूसरी विशेषता यह है आरबीआई के नियमों का पालन अनिवार्य है इनको। आरबीआई के नियमों का पालन अनिवार्य है, ठीक। अब जो है वाणिज्यिक बैंक देखिए, अनुसूचित बैंक में वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक दोनों आते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल बैंक कहने का मतलब
अब वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं ये देख लीजिए। यह लाभ के उद्देश्य से कार्यरत बैंक है। ऐसे बैंक जो लाभ के उद्देश्य से केवल कार्य करते हैं। ठीक, मतलब ऐसे बैंक जो केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं वो वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य देख लीजिए। वाणिज्यिक बैंक इसके कार्य देखिए, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य, दूसरा है सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य में जो है पहला है जमा स्वीकार करना, जमा स्वीकार करना। दूसरा है ऋण प्रदान करना, ऋण देता है, मतलब लोगों के पैसे को जमा करता है, ऋण भी देता है, ऋण प्रदान करना। तीसरा है साख का सृजन करना, अपने साख को बढ़ाना। और सहायक कार्य में क्या है, सहायक कार्य में भी तीन कार्य है इसका। एक तो एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है, एटीएम कार्ड देता है, डेबिट कार्ड, डेबिट या एटीएम, एटीएम कार्ड देता है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देता है। तीसरा है इसमें वित्तीय समावेशन की जानकारी देता है, वित्तीय समावेशन और इसकी जानकारी, वित्तीय समावेशन व इसकी जानकारी देता है। ठीक, और चौथा है इसमें निवेश करेगा, बीमा लाकर आदि निवेशक निवेश करवाता है, बीमा भी देता है। ये सब भी काम है इसका, बीमा इत्यादि ये सब काम है। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। ये तो वाणिज्यिक बैंक हो गया। अब वाणिज्यिक बैंक का वर्गीकरण देखते हैं। वाणिज्यिक बैंक में पहला है सहकारी, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक। इन सब बैंकों को डिटेल से देखते हैं। ठीक, चलिए वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण। वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला है सार्वजनिक बैंक, दूसरा है निजी बैंक, तीसरा है विदेशी बैंक, चौथा है अन्य बैंक। और सारे बैंक है वो भी इसमें आ जाएंगे। अब सार्वजनिक बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक। दूसरा इसमें एसबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा इसमें अन्य बैंक है। ठीक, या इसमें जो है बी RRB आ जाएगा। अब इसमें जैसे चलिए देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ये बैंक देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक किसे कहते हैं। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं इसके अंतर्गत वे बैंक आते हैं, वे बैंक आते हैं जिनकी कुल जो है शेयर धारिता 51% या इससे अधिक सरकार के पास है। कुल शेयर धारिता 51% या इससे अधिक किसके पास है,
सरकार के पास है, ठीक। इनका प्रबंधन और नियंत्रण भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के अधीन होता है। इनका प्रबंधन भी सरकार करती है। इनका प्रबंधन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार करती है, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, ठीक, बीओबी बैंक हो गया और बहुत सारे बैंक हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है। वर्तमान में संख्या 12 है। इनकी संख्या 12 है, 12 सार्वजनिक बैंक। इनका वर्गीकरण जो है देखिए, 5वां पॉइंट, वर्गीकरण में देखा जाए तो ये दो तरह के, एक राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरा एसबीआई और अन्य बैंक हैं। तो चलिए आगे देखते हैं ये राष्ट्रीयकृत बैंक। अब आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक। राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, मतलब इसका अर्थ क्या है, मतलब 51% या इससे ज्यादा की हिस्सेदारी सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। किसी निजी बैंक है, मतलब मान लीजिए कोई प्राइवेट बैंक है, ठीक। प्राइवेट बैंक में सरकार जाके 51% या इससे ज्यादा की हिस्सेदारी ले लेती है, मतलब खरीद लेती है, तो वह राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाता है। चलिए देखते हैं, किसी निजी बैंक की या किसी प्राइवेट बैंक की, किसी निजी बैंक की 51% या इससे अधिक अधिक की जो हिस्सेदारी सरकार द्वारा अधिग्रहण या सरकार खरीद लेती है, सरकार खरीद लेती है, तो उसे कौन सा बैंक कहेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंक कहेंगे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीयकरण जो किया गया था उसको बता देते हैं, चलिए। इंदिरा गांधी सरकार राष्ट्रीयकरण, पहला तो जो किया गया था 19 जुलाई को और दूसरा किया गया था 15 अप्रैल को। 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ ऐसे बैंक जिनकी 50 करोड़ से अधिक जो पूंजी थी, उनमें 14 बैंक थे। 50 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से अधिक की पूंजी थी, उसमें जो है 14 बैंक थे, उनका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ ऐसे बैंक जिनकी पूंजी अधिकतम 200 करोड़ या उससे अधिक थी, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें 6 बैंक आए, मतलब 200 करोड़ पूंजी वाले 6 बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 15 अप्रैल को। उसके पहले जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को, जिनकी पूंजी जो है 50 करोड़ से अधिक थी। और राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों करती है, इसका जो उद्देश्य क्या होता है, ठीक। चलिए इसको देख लेते हैं, राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य। भाई सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही है किस मकसद से, कोई उसके पीछे कारण है। चलिए उसके उद्देश्य को देखते हैं। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य, इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, वित्तीय समावेशन। अब ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, चलिए इसको बताते हैं। वित्तीय समावेशन का मतलब, इसका अर्थ देख लीजिए।
वित्तीय समावेशन का अर्थ मतलब बैंकिंग सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। वित्तीय समावेशन का मतलब बैंकिंग सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक, इसमें जो है सभी व्यवसायों और व्यक्तियों को सस्ती वित्तीय सेवाएं और उत्पादों के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। इसमें सभी व्यवसायों इसमें इसमें सभी व्यवसायों और व्यक्तियों को सस्ती दर पर वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक, पीछे चला गया। हाँ, वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक, ये तो पहला हो गया। जिसमें क्या कराएगा, जिसमें देख लीजिए, जिसमें जो है सभी बैंकों को बैंक खाते आसानी से खोलना चाहिए। बैंक खाते, ग्राहक को कोई दिक्कत ना हो, कस्टमर को बचत खाते, क्रेडिट कार्ड और बीमा उत्पाद शामिल है। क्रेडिट कार्ड और बीमा उत्पाद शामिल है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य में प्राथमिक क्षेत्र हेतु साख उपलब्ध कराना। प्राथमिक क्षेत्र हेतु साख उपलब्ध कराना। और तीसरा पॉइंट, प्राथमिक क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, कृषि, बनकी, मछली पालन। प्राथमिक क्षेत्र इसमें देखिए, कृषि के लिए ऋण देना, मछली पालन, मतलब कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जितनी चीजें आती हैं उनके लिए ऋण उपलब्ध कराना। मछली पकड़ना, खनन और शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। मछली पालन, खनन इत्यादि के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। ठीक, उसके बाद तीसरा इसमें है हरित क्रांति को बढ़ावा देना। बैंकों का मुख्य उद्देश्य है हरित क्रांति को बढ़ावा देना। ठीक, उसके बाद इसमें चौथा पॉइंट है सूक्ष्म और लघु उद्योगों का विकास करना। वह सूक्ष्म और लघु उद्योगों का लघु सूक्ष्म और लघु उद्योगों का विकास करना। के बाद पांचवा पॉइंट है समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव होना चाहिए। ठीक, इसमें 19 जुलाई 2019 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष पूरे हो गए। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 2019 को 50 वर्ष पूरे हो गए और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की 70% भागीदारी दे रहे हैं। वर्तमान समय में ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इस सार्वजनिक क्षेत्र में 70%। ठीक,
70% की भागीदारी दे रहे हैं। इसके बाद चलिए पढ़ाते हैं आगे, जो है भारतीय स्टेट बैंक, SBI है।